नमस्कार, 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देवरिया पुलिस ने लखनऊ से पूर्व बीएसपी एमएलसी रामू द्विवेदी को गिरफ्तार किया है। 2012 के रंगदारी के एक मामले में गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ के धेनुमती अपार्टमेंट से गिरफ्तारी की गई है। तो देवरिया पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है पूर्व बीएसपी एमएलसी को। बताया यह जा रहा है कि देवरिया पुलिस ने लखनऊ से पूर्व बीएसपी एमएलसी रामू द्विवेदी को गिरफ्तार किया। पूरा मामला इसके ऊपर 2012 की रंगदारी का एक मामला था और इसी मामले को लेकर यह गिरफ्तारी की गई है। धेनुमती अपार्टमेंट से पूर्व बीएसपी एमएलसी को गिरफ्तार किया गया है। ऋषभ हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं। ऋषभ, ये पूरा मामला है क्या? किस तरह का आरोप था ये पूर्व एमएलसी पर और कहां से हुई है गिरफ्तारी? नीलू, देखिए 2012 में कारोबारी से रंगदारी मांगने का मामला था, जो एफआईआर दर्ज हुई थी रामू द्विवेदी, जो उस वक्त एमएलसी हुआ करते थे, उनके और उनके कुछ साथियों पर। इसी मामले में पहले देवरिया पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी, लेकिन अब इस मामले को फिर से खोला गया है। मामले को रीओपन करने के साथ ही देवरिया पुलिस ने कल लखनऊ में दबिश दी थी और रामू द्विवेदी को उनको अपार्टमेंट, धेनुमती अपार्टमेंट जो उनका आवास है, वहां के फ्लैट से उनको गिरफ्तार किया गया है। देवरिया पुलिस गिरफ्तार करके उनको ले गई है। देवरिया के रामपुर कारखाना थाने में उनको रखा गया है, जहां पर ये एफआईआर दर्ज हुई थी। मायावती की सरकार में बाहुबली एमएलसी माना जाता था। रामू द्विवेदी को काफी चर्चित नेता भी रहे हैं, लखनऊ में भी और पूर्वांचल में भी काफी चर्चित रहे हैं। बीते दिनों काफी दिनों से वो किनारे चल रहे थे, लेकिन अब ये मामला फिर से खोला गया है और पुलिस ने गिरफ्तारी की है। अब देवरिया पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन फिर से करेगी। नीलू, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, जानकारी देने के लिए। और खबर बिजनौर से लेते हैं, जहां पर एसपी नेता फरहान खान का विवादित बयान अब तूल पकड़ता चला जा रहा है। फरहान खान ने एक मामले में पुलिस प्रशासन को सीधी चुनौती दी और साथ ही लोगों को पीटने और सड़कों पर चक्का जाम करने की धमकी भी दी। इस दौरान वो विवादित बयान देने वक्त कई बार जो जुबान था उसकी मर्यादा भी भूल बैठे। वहां पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अब एसपी नेता फरहान खान को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया है। और अब आपको दिखाते हैं वो बयान जिसमें एसपी नेता ने विवादित बयान दिया था। साहब से, डीएम साहब से और सीओ साहब से, एसडीएम साहब से और कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूं, अगर इनकी मदद नहीं हुई और उन भगवाधारी आतंकवादियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं इस शहर के अंदर जाम लगा दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगर इनकी मदद नहीं हुई, 151 और 360 जहां लगनी चाहिए थी, वहां पुलिस ने एक पैसे लेके 151 के उनमें चालान कर दिया। इस बात को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग सब इकट्ठा हो गए, उस पर 307 लगवाएंगे। मैं थाने जाऊंगा, कलेक्टर साहब से बात करूंगा, अभी मेरी बात भी हुई है। इनकी हर हाल में हमें मदद चाहिए, इनकी मदद। अगर इनकी मॉब लिंचिंग हो गई या हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन होता? कौन होता? ये कतई तौर पे शहर के अंदर जो चल रहा है, भगवाधारी गुंडे आतंकवादी जो फिर रहे हैं शहर के अंदर, निकाल के उन्हें मारा जाएगा। जिस तरह से वो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं लोगों की, हर शहर में यही आवाज आ रही है कि मॉब लिंचिंग, इस नजीबोबाद में भी वो आग फैल गई है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रशासन से, उनके खिलाफ अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई ना, तो इस शहर के अंदर फिर हम जाम लगाएं। उसके ब्लड जब इतना बहने लगा तो मैं खेल गया एकदम। फरहान खान के पास न्याय की गुहार लेकर गया था। पीड़ित ने बताया कि किस तरह से लोगों ने उसे मारपीट की, जिसके बाद वो फरहान के पास मदद की गुहार लेकर गया। पीछे से कब्जा किया, एक ने मेरा गला पकड़ करके और उसने, मोहित ने तो मेरे वो बजाया, क्या बोलते उसको, गला निकाल के ये पूरा और फटाया ये। तो बीवी बताओ। और फिर जब मेरी बीवी ने देखा कि मेरे हस्बैंड को ही मार ले गए 5-7 जने मिल करके, तो वो बीच में एकदम आई, उसके सर पे एक ऐसी चीज मारी, पता नहीं लोहे की थी क्या थी वो। और अब बात कोरोना की उत्तर प्रदेश में अपडेट की कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 524 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 1757 मरीज रिकवर भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट 98.1% है, जबकि 24 घंटे में 2.74 लाख कोरोना टेस्ट हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस इस वक्त 10,000 से कम है। अब उत्तर प्रदेश में 9,806 एक्टिव केस हैं।
और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। यहाँ पर कोरोना माता का मंदिर का निर्माण किया जो मामला था वो अब तूल पकड़ने लगा है। पुलिस पर अब मंदिर तोड़ने का आरोप लगा है। गांव के युवक पूछताछ के लिए पुलिस उनको थाने लेकर गई है। ग्रामीणों ने 3 दिन पहले ये मंदिर बनाया था। कोरोना पर फैल रहा था अंधविश्वास। सांगीपुर थाने के जूही शुगलपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर कोरोना मंदिर का निर्माण कराया गया था। लोगों का ये मानना था कि कोरोना माता की पूजा करने से संक्रमण खत्म हो जाएगा और इसी को लेकर अब पुलिस की कार्रवाई हो रही है। पुलिस पर मंदिर तोड़ने का आरोप लगा है। गांव के युवकों को पुलिस अपने साथ थाने लेकर गई है पूछताछ के लिए। तो किस तरह से अंधविश्वास फैल रहा था, वहां पर कोरोना माता की पूजा हो रही थी, एक छोटा मोटा मंदिर तैयार कर लिया गया था और अंधविश्वास इस कदर था कि वहां पर लोग ये कह रहे थे कि कोरोना माता की पूजा करने से उनके गांव में संक्रमण नहीं फैलेगा। बातचीत करने के लिए रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, बनाया तो इसलिए था कि संक्रमण कोरोना का ना फैले और कोरोना माता की पूजा अर्चना शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है और अंधविश्वास जिस तरह से फैल रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, कोरोना को लेकर ग्रामीणों में जो है एक अंधविश्वास जो है फैल गया था। दवा के साथ साथ जो है ग्रामीण दुआ पे भी जो है विश्वास करने लगे थे और उन्होंने सांगीपुर के जूही गांव में जो है एक कोरोना माता का मंदिर का निर्माण जो है किया था और उस मंदिर पर जो है भारी भीड़ जमा हो रही थी ग्रामीणों की। कोरोना माता की प्रतिमा पर जो है पूजा अर्चना किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है 2 दिन बाद जो है सांगीपुर पुलिस जागी है और सांगीपुर पुलिस ने बीती रात जो है कार्रवाई करते हुए जो प्रतिमा थी उसको जो है जो मंदिर बनाया गया था उसको जो है रातों रात ध्वस्त किया और जिस युवक ने बनाया था, गांव के एक युवक को जो है उसने हिरासत में लिया है, पूछताछ किया है। तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर जहां स्वास्थ्य महकमा का ये काम है कि ग्रामीणों को लगातार जागरूक करे और कोरोना के बारे में बताए, उसकी दवा के बारे में बताए, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है वो असफल था, जिसके कारण जो है ग्रामीणों का रुख जो है अंधविश्वास की तरफ जो है उसका रुख हुआ और उसने जो है मंदिर। लेकिन रोहित, ये बात तो साफ है कि स्वास्थ्य महकमा जो लोगों को समझाने बुझाने में कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए इस तरह का अंधविश्वास, इस तरह की भ्रांतियां फैल रही कि आप अगर माता की पूजा करेंगे, पहले तो कोरोना को माता ही घोषित कर दिया, उसके बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई। तो ऐसे में बहुत जरूरी है स्वास्थ्य महकमा को कि इस तरफ ध्यान दे, लोगों में जो अंधविश्वास फैल रहा है उसको यहीं पर रोके। जी बिल्कुल, ये स्थानीय पुलिस और जो स्थानीय स्वास्थ्य महकमा है ये उसका काम है कि ग्रामीणों में जो भी भ्रांतियां फैली हुई हैं कोरोना के लेकर उसको जो है दूर करे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर बात करें स्वास्थ्य महकमे की तो वो कहीं ना कहीं असफल हुआ है, जिसके चलते जो है ग्रामीण जो है प्रतिमा स्थापित करते हैं और प्रतिमा स्थापित कर जो है पूजा पाठ जो है कोरोना माता की जो है शुरू करते हैं। उनका ये दावा था कि अगर हम जो है प्रतिमा पर जो है कोरोना माता का पूजा पाठ करेंगे तो हमारे गांव में जो है कोरोना का जो संक्रमण है वो नहीं फैलेगा। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस ने जो है कार्रवाई किया है और ये लगातार जो है ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर कोरोना संक्रमण से लड़ना है तो कहीं ना कहीं जो भी दवा है उसका जो है उपयोग करना पड़ेगा और ये पूजा पाठ से जो है इलाके में अंधविश्वास फैलेगा। बिल्कुल रोहित, और इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद भी यही है कि अंधविश्वास से कोरोना को ना जोड़ा जाए। कोरोना एक बीमारी है, बीमारी का इलाज है, आप उस इलाज को करिए, दवाई खाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, यानी कि दूरी बनाए रखिए और कोरोना का टीका जरूर लगवाइए। इस तरह के अंधविश्वास में ना पड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बुलंदशहर में थाना खुर्जा नगर कोतवाली इलाके की बात करें तो यहां पर एक वकील के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे मामले में परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर अब पुलिस छानबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मृतक के ऊपर पहले भी अटैक हो चुका है, जिसमें सुमित को गोली लगी और आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया। फिलहाल सभी पहलुओं पर बहुत गहराई के साथ हम लोग छानबीन कर रहे हैं और काफ़ी कुछ सुराग भी मिला है घटना के बाद और घटना के क्रम के संबंध में, और बहुत जल्दी हम लोग इसको वर्कआउट कर लेंगे।
और फिरोजाबाद के थाना लाइन पर इलाके के रामनगर स्टेट बैंक के पास दबंगों की दबंगई का एक मामला सामने आया, जहां पर दबंगों ने दुकान के अंदर घुसकर मालिक और स्टाफ की जमकर पिटाई कर दी, जो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दिख रहा है कि खुलेआम दबंगई करते ये किस तरह से दबंग दिखाई दे रहे हैं। इन्हें पुलिस तक का खौफ नहीं है। वहीं मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर सीतापुर से लेते हैं, जाके बिस्वा कोतवाल इलाके के अकबापुर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले और 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की पड़ताल कर रही है। और हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस बातचीत में जितिन ने कहा कि वो किसी पद की लालसा के साथ बीजेपी में नहीं आए हैं। इसके साथ ही जितिन ने यह भी कहा कि वो ब्राह्मण समाज के लिए काम करेंगे, क्योंकि अपने समाज के लिए काम करने पर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये एक ब्राह्मण चेतना परिषद एक संस्था है जो चलती है, जिसका मैं संरक्षक हूं जी, और मैंने पूरा समय दिया। जब हम लोगों ने जिलेवार संवाद किया, चाहे वो ऑनलाइन लॉकडाउन के दौरान हो चाहे जाना पड़े हो, तो उसमें समाज के हित की बातें, जहां उत्पीड़न हुआ वो, जहां और नौकरियों से लेके तमाम समस्याएं, उनका समाधान की चर्चा हुई। गैर राजनीतिक संगठन है ये, यहां ये नहीं तय होता था कि किसको वोट दिया जाएगा और किसको नहीं, और संगठन भी ये नहीं तय करता था कि ये जितिन प्रसाद कौन सी पार्टी में होंगे या कौन सी में नहीं। जो सही लगता था समाज के हितों के लिए, वो वहां बात रखी जाती थी। और अब मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मैं सिर्फ बात उठाने का काम नहीं, समाधान ढूंढने का काम करूंगा और दमदारी से। और सार्वजनिक जीवन में हम चुनाव भी लेते तो सभी समाज के लोगों को साथ लेके चलते हैं, मगर अपने समाज के लिए अगर हमने किया है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सपा के पूर्व मंत्री और प्रवक्ता पवन पांडे ने जितिन प्रसाद पर निशाना साधा। पवन पांडे ने कहा कि जितिन अपना जनाधार बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन जनता उन्हें हराने का काम करेगी। जितिन प्रसाद जी का ब्राह्मण राजनीति से, ब्राह्मणों की सेवा से, ब्राह्मणों के सम्मान से कोई लेना देना नहीं। ये केवल स्वयं विधायक और सांसद बनने के लिए भाजपा में गए हैं, क्योंकि इनका जनाधार दिन प्रतिदिन गिर रहा था। ये अपने पिता के नाम पे राजनीति कर रहे थे। इनका सब कुछ खत्म है और आने वाले समय में भी जनता इनको हराने का काम करेगी। और नोएडा सेक्टर 39 पुलिस ने सतरपुर कट के पास 2 लोगों को लड़ते हुए गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद जब तलाशी ली गई तो पुलिस के होश उड़ गए। पहले तो पुलिस ने इनके पास से 1 किलो सोना यानी गोल्ड बरामद किया, लेकिन बात सिर्फ 1 किलो सोने की नहीं, इनकी निशानदेही पर बरामद हुए पूरे सोने का वजन जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सारा सामान इनके पास से बरामद हुआ है। नोएडा पुलिस ने लड़ाई झगड़े के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन जब पूछताछ की गई तो सामने आया एक ऐसा राज जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने बताया कि उन्होंने एक फ्लैट में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था और उनके साथ उनके कई और साथी शामिल थे। पुलिस ने बयान के आधार पर इन 6 शातिरों को धर दबोचा और उनके पास से ये सारा सामान बरामद किया। गिरफ्तार कुल 6 लोग हैं, बाकी 4 लोग अभी गिरफ्तार होने शेष है। और जैसे मैंने पहले बताया, बाकी सब गैराज आपके सामने है। सर, ये कब हुई थी चोरी और आप क्या और भी एजेंसियों को इन्वॉल्व किया गया इसमें? पूछताछ में ये पता चल गया कि ये पिछले साल 2020 सितंबर लास्ट में चोरी किया गया। इन लोगों की डेट एग्जैक्ट याद भी नहीं है।
इन आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पिछले साल सितंबर 2020 में इन्होंने एक सोसाइटी के फ्लैट में चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया था, जहां से इन्होंने करीब 40 किलो सोना और करोड़ों का कैश चुराया था। फ्लैट का मालिक राममणि विदेश में है। पुलिस को शक है कि काला धन छिपाने के लिए फ्लैट के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। लोगों को जैसे एफआईआर भी हुई है दिल्ली और गुड़गांव में, तो हम लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स को जरूर बताएंगे। इन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि फ्लैट में रखा काफी सोना फ्लैट की रखवाली करने वाला नौकर अपने साथ ले गया। पुलिस को इस गैंग के 4 साथियों की तलाश है और पुलिस जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। साथ ही जिस घर में चोरी हुई थी उसके मालिक पर शिकंजा कसने के लिए ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात की जा रही है। पुलिस जांच में पता चला है कि सामान का मालिक राममणि अपने बेटे के साथ काफी पहले विदेश फरार हो चुका है। पुलिस राममणि के बारे में हर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। गिरफ्तार छात्रों के नाम अरुण, राजन, जयसिंह, नीरज, अनिल और बिंटू शर्मा है। पुलिस इनसे पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि इन्होंने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। इस बड़े गैंग का पर्दाफाश करना नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी है, लेकिन अब पुलिस के सामने इस काले धन के मालिक को गिरफ्त में लेना और भी एक बड़ी चुनौती। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए। तो आईएमए में आज पासिंग आउट परेड चल रही है और हमने आपको लगातार इसकी तस्वीरें दिखाई। इस बार कोरोना की वजह से कैडेट्स के माता पिता सेरेमनी में शामिल नहीं होने पहुंचे, वहीं उनके लिए आईएमए की तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई थी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें परेड के बाद बेस्ट कैडेट्स को सम्मानित भी किया गया। साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे कैडेट्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फ्लैग भी दिया गया। इसके साथ ही मुकेश कुमार को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नवनीत सिंह को ब्रॉन्ज मेडल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्लैग मुकेश कुमार, स्क्वाड ऑफ ऑनर नवनीत सिंह, ब्रॉन्ज मेडल दक्ष कुमार पंत, सिल्वर मेडल किंगले नोरबू जो भूटान के हैं, बेस्ट कैडेट मेडल हेलीकॉप्टर से फूलों की इस दौरान बारिश भी की गई और अंतिम पग की ओर बढ़ते सूरमा भी आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। और मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जल्द ही गिल्ली डंडे को शामिल करने की तैयारी की जा रही है। यहां पर भूगोल के स्टूडेंट्स को हस्तिनापुर सेंचुरी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। फिजिकल एजुकेशन के बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में यह फैसला हुआ। विश्वविद्यालय की इस अनूठी पहल पर मेरठ से खास रिपोर्ट देखिए। बचपन में गांव मोहल्ले की गलियों में गिल्ली डंडा खेलते हुए अक्सर आपने बच्चों को देखा होगा। समय के साथ यूं तो गिल्ली डंडे की लोकप्रियता में कमी आई है, लेकिन अब मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में गिल्ली डंडे के साथ साथ कई और खेलों को फिर से उनकी पहचान दिलाने के लिए सिलेबस के तौर पर शामिल करने की पहल है। यूनिवर्सिटी की फिजिकल एजुकेशन की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में इस पर फैसला हुआ। नई शिक्षा नीति के तहत यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कॉलेजों में संचालित बीए फिजिकल एजुकेशन का पाठ्यक्रम तय हो गया है। जो नया जोड़ा गया वो गिल्ली डंडा जोड़ा गया, क्योंकि वो क्षेत्रीय खेल है और स्थानीय पाठ्यक्रम के स्तर पर उसको पढ़ाने के लिए व्यवस्था दी गई। हमारी जो फिजिकल एजुकेशन की बोर्ड ऑफ स्टडी है उसमें ये निर्धारित किया गया। क्या मकसद है उसका उद्देश्य यही है कि स्थानीय और भारतीय खेलों को भी हम उसमें महत्व दें। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में हस्तिनापुर सेंचुरी को भी भूगोल के छात्र पढ़ सकेंगे। देश विदेश के भूगोल के साथ पहली बार स्थानीय भूगोल को भी सिलेबस में जगह दी गई है। स्थानीय स्तर पर कोई भी यूनिवर्सिटी 30% सिलेबस में बदलाव कर सकती है। इसके तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से कैंपस और कॉलेज दोनों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तय किया गया है। हस्तिनापुर हमारी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसको अपने अपनी तरह से हर विषय के लोग देख रहे हैं। इतिहास वाले उसमें कुछ चीज़ें खोज रहे हैं, संस्कृति वाले खोज रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि वहाँ पर भौगोलिक दृष्टिकोण से हम क्या नई चीज़ें विद्यार्थियों को समझा पाएंगे। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।